हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसका दूसरा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और दूसरा उसी से मिलता जुलता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। निरक्षीय स्थिति को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो डेरिवेशन था, अगर किसी ने नहीं देखा है वीडियो तो वो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। यहाँ पे भी सेम हुई है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए और बी, जिसका नाम ए और बी होगा, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। सपोज करो ये हो गया हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको नाम दे देते हैं ए और बी। आवेश भी दिखा देंगे इसमें, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश। ध्यान से देखेंगे इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, क्योंकि हेडिंग जो हम लोगों का कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। अनुप्रस्थ स्थिति का मतलब होता है ऊपर की तरफ, या इस जो द्विध्रुव रखा है इसके लंबवत। तो इसके लंबवत यानी एक बिंदु मान लेंगे यहाँ पे O, और इसके लंबवत ऊपर की तरफ लंबवर्धक दूरी जिसको बोलते हैं, द्विध्रुव का लंबवर्धक दूरी। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके मध्य बिंदु यानी केंद्र से उसके स्मॉल r दूरी पर, ये जो दूरी है स्मॉल r, यहाँ पे दिया गया है एक बिंदु P, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु P दिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ठीक है, देखिए ये इस बिंदु O से यानी इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। यहीं पे हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। ये द्विध्रुव जो होता है टोटल दूरी A से B तक कितनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण में 2l दूरी होती है। तो जो केंद्र है यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल l हो जाएगी, और इधर भी दूरी स्मॉल l, तभी ये जाके 2l बनेगा, क्योंकि l प्लस l 2l दूरी हो जाएगी। पूरी लंबाई द्विध्रुव की वो 2l होगी, लेकिन A से O तक की दूरी स्मॉल l, O से B तक की भी दूरी स्मॉल l। अब चित्र को ध्यान से समझना सभी लोग, क्योंकि चित्र अगर आ जाएगा तो डेरिवेशन बहुत आसान है। यहाँ से हम देखेंगे जो बिंदु A है, इस बिंदु से बिंदु P तक हम लोग मिला देंगे, ठीक है। मिला देते हैं, यहाँ से P से A तक मिला दिया, पुनः वही काम करेंगे। ये हमारा बिंदु P है, P से B तक की दूरी भी मिला देंगे हम लोग यहाँ पर। ये हमारा बिंदु P है, ठीक है। ये हमारा बिंदु P है। अब ध्यान से देखना, ये दूरी R है और ये दूरी स्मॉल l है। तो अगर हम कहें बिंदु P से A तक की दूरी, या A से P तक की दूरी, या B से P तक की दूरी निकालो, तो निकल सकता है आसानी से, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे A O P एक त्रिभुज बन रहा, और इधर साइड भी O B और P एक त्रिभुज बन रहा, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। तो ये वाला जो हिस्सा ये कर्ण है, ठीक है, और ये हमारा आधार बोला जाएगा। इस हिस्से को हम लोग बोलेंगे आधार, और ये जो लंब पड़ा है इसको हम लोग बोल देंगे लंब, ठीक। तो लंब जो है वो R है और हमारा आधार है L। तो हम लोग कर्ण को निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं, उससे निकाल लेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज और देखेंगे। यहाँ पे दो घटक दिए गए हैं, कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। ये जो दूरी है, जो प्लस क्यू आवेश है, इसको हम लोग आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको यहाँ से बढ़ा दिया, और इसी को नाम दे देंगे E1, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। ये जो प्लस क्यू आवेश वाला है उसी को हम लोग बढ़ाए हैं P से E1 तक, ये दूरी बढ़ा दी हम लोगों ने। और ये यहाँ पे जो काम करेगा वैद्युत क्षेत्र,
अगर इस लंब को हम लोग सपोज करो आगे की तरफ बढ़ा दें ऐसे, इस तरह, तो ये हो जाएगा E1 यहां पे भी, और यहां पे हो जाएगा E2। ठीक है, यहां पे ये लंबवत घटक बोले जाएंगे। क्षैतिज घटक इस तरह होगा, लंबवत ऊपर की तरफ, क्षैतिज इस तरह, लंबवत ऊपर की तरफ। यहां पे भी देखेंगे हम लोग, ये जो डायरेक्शन आएगा ये E1 होगा या E2 होगा, E2 हो जाएगा, क्योंकि ये E1 है, ये हो जाएगा E2 हमारा। अब क्षैतिज घटक को देखते हैं। बिंदु P से लंबवत घटक देख लिया हम लोग, अब बिंदु P से क्षैतिज घटक देखते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, चित्र को समझना बस। ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज घटक। क्षैतिज का मतलब होता है जो क्षैतिज हो मतलब समांतर हो, जमीन के बराबर की तरफ, फ्लैट जिसको बोलते हैं, और ऊपर की तरफ अगर जा रहा है या नीचे की तरफ तो वो हमारा लंबवत हो जाएगा। ये हो गया क्षैतिज। यहाँ पे देखना क्षैतिज घटक जो है ये हो जाएगा हमारा E1, और इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें, आगे ऐसे बढ़ा दिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा इसी डायरेक्शन में E2 भी है। जबकि यहाँ पे जो लंबवत घटक है E1, ये E1 जो है ऊपर की तरफ है, E2 नीचे की तरफ है बिंदु P पर। तो जितना E1 है उतना है E2, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। देखो बिंदु P से ये ऊपर की तरफ E1 और बिंदु P से ही E2 मतलब नीचे की तरफ है, तो ये E2 जो परिणाम होगा इन दोनों का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का, ये बराबर है, लेकिन दिशा जो है इनकी विपरीत है, इसीलिए ये हो जाएंगे 0। तो इनकी गणना हम लोग नहीं करेंगे। यहां पे आते हैं, ये E1 है, यहां पे E1 लिख देते हैं, E1। अब एक चीज यहीं पे और ध्यान देंगे हम लोग, कहीं पे अगर वेक्टर के स्वरूप में ऐसे दिया होता है, इसको मानते हैं वेक्टर A और वेक्टर B। अगर क्षैतिज है तब, क्षैतिज में क्या होता है, तो डायरेक्शन है तो इसका परिणामी वेक्टर जो होगा इस तरह, परिणामी वेक्टर होता है, हम लोग 11th में पढ़े हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। परिणामी वेक्टर जो हो जाएगा AB cos थीटा होता है यहाँ पे, ठीक है, जो इसका परिणामी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे A cos थीटा, यहाँ पे B cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो E1 cos थीटा, यहाँ पे E2 cos थीटा, ठीक है। अब ये चित्र हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये जो हमने अभी बात की थी कि ये कर्ण रेखा है, P से A तक की जो दूरी है ये कर्ण है, P से B तक की भी जो दूरी है वो कर्ण है हमारा। तो निकालते हैं इसको। कर्ण जो होता है पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता हमारा। अगर कर्ण निकाल रहे हैं यहाँ पे, कर्ण आ जाएगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। स्क्वायर को इधर साइड भेजेंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सभी को पता है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आधार हमारा कितना है, आधार कितना है बच्चों, अंडर रूट लगा देंगे सबसे पहले। आधार यहाँ पे L है, क्योंकि पहले त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज PAO की, तो L है आधार, L स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आधार का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे लंब कितना है R स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, ये दूरी कर्ण आ गया हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे सेम इस जगह पे भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दूरी समान है, जो आधार है यहाँ पे आधार L यहाँ तक भी है और यहाँ से यहाँ तक भी है, यानी O से B तक भी है, A से O तक भी L है। तो और ये जो दूरी है जिसको हम लोग लंब बोलते हैं वो R है, दोनों के लिए कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए भी इस त्रिभुज के लिए। तो यहाँ का जो कर्ण आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चूंकि ये घटक दिए गए हैं
अभी बताया कि जो लंबवत घटक होंगे वो परिणाम में तो समान है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो जब दिशा में विपरीत है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे, और समान परिणाम में समान है, दिशा की ओर विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीरो आएगा इनका मान। हम लोग सॉल्व करेंगे केवल क्षैतिज घटक, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देख। ठीक है बच्चों, तो चित्र समझ में आ गया। अब लिखने वाला जो पोर्शन है यहां पे लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक, कैपिटल के रहेगा, परावैद्युतांक में स्थित है। फिर लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अभिलंबवत, या हम लोग बोल देंगे अभिलंबवत, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवर्धक दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जो चित्र में बना है वही हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। जो हम लोगों को ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके आधी दूरी से लंबवर्धक दूरी स्मॉल r पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके आगे देखेंगे, उसके आगे इसको नोट कर लो, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं, चित्र को रहने दे रहे हैं, चित्र से ही हम लोग अभी देखेंगे आगे। देखेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेंगे जो प्लस क्यू आवेश के कारण है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ध्यान से देखना, ये जो है E1 है घटक इसका। ठीक है, E1 बराबर प्लस क्यू आवेश के कारण है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है उसी में कन्वर्ट करेंगे। क्या फार्मूला होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद रखना इसको। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। यहाँ पे फिर देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू के लिए है तो दूरी यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो दूरी है यहाँ पे बिंदु P से बिंदु B तक की जो दूरी है, यानी प्लस क्यू आवेश तक, √r² प्लस l²। यहाँ पे लिखेंगे √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर लगा? क्योंकि यहाँ पे r² है, हम लोग
को जो ये मान ज्ञात है वो केवल r का है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, वही हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको देखेंगे, अंडर रूट यहाँ पे लगा, यहाँ पे स्क्वायर, अंडर रूट का जो गुणा होगा स्क्वायर में तो अंडर रूट हट जाता है, इवन क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, अब अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो बचेगा केवल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये प्लस क्यू आवेश के कारण हो गए, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 है, E2, इसको लिखेंगे E2। ठीक है, यहां पे बराबर कितना है, अब यहां पे माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि माइनस E2 इसलिए होगा क्योंकि ये डायरेक्शन देखो इसका माइनस की तरफ है, इसीलिए तो यहां पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आवेश है Q, ध्यान से देखना ये माइनस में, और ये जो E2 जाएगा ये भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे माइनस। ध्यान से समझिए, जो बिंदु P पे ये ऊपर की तरफ गया तो ये प्लस में हो गया, आवेश भी यहाँ पे प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे, इवन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, सॉल्व करने पर। अब यहाँ पे जब माइनस क्यू आवेश के लिए हम लोग ले रहे हैं, E2 का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है, यानी नेगेटिव की तरफ है, बिंदु P से नीचे की तरफ, माइनस की तरफ आवेश, ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, माइनस रहेगा तो अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो दूरी है A से P तक की दूरी कितनी है, यानी माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लिखेंगे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा क्योंकि r स्क्वायर है, r का मान केवल है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फिर देखेंगे यहाँ पे E2 बराबर ये जो माइनस है इस माइनस से क्या हो जाएगा गुणा, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे किया था, अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट है उसका स्क्वायर होता तो अंडर रूट हट जाता है तो बचता है केवल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे घटक की बात हो रही है, घटक इसलिए क्योंकि ये लंबवत दूरी पर है, निरक्षीय स्थिति पर है, यहाँ पे लिखा गया निरक्षीय स्थिति मतलब या तो नीचे की तरफ हो या तो इस द्विध्रुव के ऊपर की तरफ हो, तो यहाँ पे जो लंबवत घटक था E1 और E2, चूंकि ये तो निरस्त हो चुका था विपरीत दिशा की वजह से, ये वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्षैतिज का, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है E1 आया है E2, तो दोनों को जोड़ देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो बिंदु P पर लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे E1 E2 तो हम लोगों ने निकाल लिया, E1 ये E1 है ये E2 है, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे आपस में, E बराबर आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात हो गया। आगे देखेंगे, क्योंकि cos थीटा आप लोगों को तो पता नहीं है तो यहां पे लिखेंगे परंतु cos थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आधार कितना दिया है, किसी एक त्रिभुज के लिए देख लो, आधार दिया हमारा L, ऊपर हो जाएगा L
और कर्ण कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख देंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो जहां पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह cos थीटा है, वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक नोट कर लो, उसके बाद फिर रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। ठीक, आगे आगे देखो बच्चा, हम लोगों ने क्या निकाला यहां पे, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E का मान रखेंगे, E1 का मान समीकरण 1 से रखेंगे। E1 का मान क्या था समीकरण 1 से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये था। फिर यहाँ पे cos थीटा का मान अभी हम लोगों ने निकाला आधार बटे कर्ण से, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। E2 का मान क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको रफ कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। cos थीटा निकाला हम लोगों ने, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकाला। इसी को सॉल्व करना हम लोगों को। पूरे समीकरण में देखेंगे कॉमन क्या पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है इन दोनों स्टेप में, एक तो ये है और दूसरा ये। तो देखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पूरा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा वही सेम चीज लिखा है। यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और लगा देंगे यहाँ पे ब्रैकेट। जब ये पूरा कॉमन हो गया दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल एक बचा, एक रख देंगे यहाँ पे, प्लस लगा प्लस, यहाँ पे भी पूरा कॉमन हो गया तो एक बचा, ये हो गया हमारा। E बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये जो 2 आ जाएगा, जोड़ने दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर के हैं, अंश के हैं, हर में तो कुछ था नहीं यहाँ पे, तो एक और एक कितना होता, 2। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 2 Q लिखेंगे इंटू L इंटू 2, और बटे में यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट में भी है, यहाँ पे गुणे में अंडर रूट में है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, E बराबर यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर 2 को L के साथ रख दें, 2 को L के साथ रख दें तो कोई गलती नहीं है करेंगे हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में, सब गुणे में। 2 को यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, Q इंटू 2L अपॉन, यहाँ पे क्या बचा भैया, देखो ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो कि ये 1 है, कुछ पावर अगर नहीं लगा, इन ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने एक पावर लगा दिया, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर पावर में कन्वर्ट करें, अंडर रूट को हम लोग ऐसे, अगर कहीं पे लिखा है अंडर रूट 2, इसका मान अगर हम लोग नहीं पता है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, पहले तो इसको लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गया, अंडर रूट को कन्वर्ट किया पावर में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके पावर 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया।
यहाँ पे पावर हम लोगों ने माना था कि एक, ई का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ऊपर जो Q इंटू 2L, ये किसका फार्मूला होता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं तो, और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, लिख दिया यहाँ पे। ध्यान से देखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो अगर बेस जो है सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं, भिन्नात्मक सवाल है, पावर यहाँ पे जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस जो है वो सेम है। तो 1 है, एक में पावर 1 है और दूसरे में क्या है? प्लस 1/2। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 1 2 और 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बेस तो सेम है यहाँ पे, तो लिख देंगे बेस अगर सेम है तो r² प्लस L² की पावर कितना आया? 3/2 रख दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई समस्या नहीं। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि P है, P बराबर Q इंटू 2L। क्यों होता है ये? जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हम लोग पहले इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, वो फार्मूला होता है, डेरिवेशन कर चुके हैं इसका, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये सॉल्व हो चुका, थोड़ा सा बचा है यहाँ पे। जैसे हम लोग अच्छी स्थिति में किए थे कि जो ये L दूरी है R की तुलना में बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? नगण्य मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि स्मॉल l या L² लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे L है, तो L² दूरी R की तुलना में सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब बहुत कम, इसलिए स्मॉल l को L² को, इसलिए L² को नगण्य मानने पर, ठीक है, मान लेते हैं भैया नगण्य। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जैसा जैसा हाँ ये लिख रहे हैं हम लोग, वैसे उसे डेरिवेशन में भी करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा बचा है यहाँ पे। देखो, अगर हम लोग L² दूरी को ना के बराबर मान ले, तो ये जो डेरिवेशन कर रहे थे यहाँ पे जो L² है, हटा देते हैं, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? देखो E बराबर क्या बचा यहाँ से? 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो बचेगा ही पूरा, रख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे P बचा है, P रख दिया, और बटे में क्या बचेगा यहाँ पे? क्योंकि L को हम लोग छोड़ दिए, L² को हटा दिए, तो केवल बचेगा R²। तो यहाँ पे लिखेंगे R², और इसके पावर कितना भैया? 3/2। ठीक है, 3/2। अब ध्यान से देखना, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ऐसे लिखा है 2 गुणे 3/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल 3 बचेगा। तो ये 2 से 2 यहाँ पे कट गया। E का मान आ गया, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर था, वो आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R⁵। यही हमारा डेरिवेशन। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो कितना होता है बच्चों? 9 × 10⁹ होता। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे E बराबर 9 × 10⁹, और गुणे में क्या बचा है? P/R⁵। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है।